अभी तक हमारे पास जो 15, अभी आज तो 14 है, तो आज तक की जितनी चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो हम करेंगे, थोड़ी सी ताज़ा भी होंगी, आप लोगों के जहनों में भी होंगी। तो जो सा आप लोगों को भी इसका कुछ ना कुछ जो है वो लाजमी फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा जी, तो मई से अगर हम बात करें, मई के मंथ तो बिल्कुल ही स्टार्ट हुआ, बल्कि मई के मंथ से पहले ज़रा एक चीज़, कल सबको पता है कल सीएसएस का पेपर था, करंट अफेयर्स का। तो उसके बाद उसके अंदर कुछ एमसीक्यूज आए हुए थे और काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज आए हुए थे। ज़्यादातर चीज़ें जो सी हैं वो ही थी जो हमने की हुई हैं, कोई इतना मुश्किल पेपर नहीं था एमसीक्यूज के हवाले से। अच्छा जी, उसका जो सा है इतना कोई मुश्किल चीज़ें नहीं थी। तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था एक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, उसका नाम था जी सिस, CIS। इसके बारे में पूछा गया था, CIS के बारे में। तो मैंने कहा चलें आज, क्योंकि हम कुदरती तौर पर आज करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं तो इसको भी कर लें, ठीक है। तो सिस की अगर हम बात करें तो ये है आपके पास, उसमें जो सवाल आया हुआ था कि ये कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका जो आंसर बनता था वो था सेंट्रल एशियन, जो आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, हमने देखे हैं सारे तान कंट्रीज जिनको ज्यादातर कहा जाता है, जिनके एंड में तान आता है। तो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं प्लस अजरबैजान, उनके अंदर जो सा है वो इसके इसके मेंबर्स हैं। तो ये सिस है क्या, CIS, ये है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इसका क्या मतलब है, कॉमन वेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ये सिस का मतलब है, ठीक है। 1991 में जब USSR जो सा है वो डिसइंटीग्रेट हुआ, जब उसके टुकड़े टुकड़े हुए, 15 रियासतों में बट गया, जिसे सोवियत यूनियन कहते थे, वो छोटी छोटी रियासतों में बट गया और एक रशिया बड़ा सा निकल आया उसमें से। तो 1991 के अंदर जो सा है ये बनाई गई, दिसंबर 1991 के अंदर सिस बनाई गई। और इसका अभी करंट अगर हम देखें तो हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मिन्स्क के अंदर, मिन्स्क। तो आपको पता है मिन्स्क क्या है जी, बेलारूस जो सा है उसका कैपिटल है। और बेलारूस के अंदर एक बंदा बैठा है जिसके बारे में सवाल पूछा जाता है कि हु इज द लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप, यूरोप का आखिरी डिक्टेटर अलेक्जेंडर लुकाशेंको साहब जो से हैं वो कहाँ बैठे हैं, वो बेलारूस के अंदर बैठे हैं और जिसका कैपिटल मिन्स्क है। और मिन्स्क इसका हेडक्वार्टर है, वो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो सा है उसका हेडक्वार्टर। अच्छा जी, इसके मेंबर्स कितने हैं, इसके किसी जमाने में 12 मेंबर होते थे, लेकिन अभी कितने हैं, 11 मेंबर्स, ठीक है। मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो किसी को अगर जरूरत पड़ेगी तो वो देख लेना, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें कौन है, इसमें आपका यूरोप, यूरोप ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, ई से ईस्टर्न यूरोप प्लस सेंट्रल एशियन कंट्रीज इसमें है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन से होते हैं जी आपके, आपका अजरबैजान है, आपका तुर्कमानिस्तान है, आपका किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, और उसके बाद उज्बेकिस्तान है। तो ये आप मुल्क जो हैं वो इसके मेंबर हैं। फिर उसके बाद आर्मीनिया है, आर्मीनिया के बाद अजरबैजान मैंने बता दिया। फिर हम यूरोप की तरफ आए, ईस्टर्न यूरोप, तो रूस आता है आपका, जहां उसने आजकल जंग छेड़ी हुई है, यूक्रेन, वो आता है। उसके बाद बेलारूस, जहां इसका ये बेलारूस जहां इसका हेडक्वार्टर है, वो भी इसका मेंबर है। तो और एक और भी है छोटा सा मुल्क, मालदोवा, मालदोवा, ठीक है। तो मालदोवा जो है वो भी है। तो 11 इसके मेंबर हैं। लेकिन जो एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है, क्या कहते हैं, और लाजमी है, जो अभी 20 सवाल आए हैं, किसी ने नहीं देखे तो करंट अफेयर्स के CSS के देख लीजिएगा, उनमें से कोई ना कोई सवाल रिपीट हो सकता है। तो इसके पहले 12 मेंबर्स थे। एक इसका मुल्क है, उसका नाम है जॉर्जिया। जॉर्जिया ने जो सा इसको 2009 में छोड़ दिया था, जॉर्जिया ने इसको 2009 में लेफ्ट कर दिया था। एक ये आप याद रखें। और दूसरा एमसीक्यूज याद रखें, जो यूक्रेन है, क्योंकि यूक्रेन के हवाले से बहुत सवाल पूछे जाएंगे और जा भी रहे हैं। और यूक्रेन जो सा है उसने 2018 के बाद से इसकी किसी भी इजलास में शिरकत नहीं की। उसने क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया है पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग। यूक्रेन ने इसमें पार्टिसिपेशन स्टॉप कर दी हुई है 2018 से। उसके बाद से वो क्या कर रहा है, उसके बाद जो सा है, उसके बाद से जो सा है ये क्या है, ये इसका इसके अंदर पार्टी मेंबर है। यूक्रेन क्या है, यूक्रेन मेंबर है, लेकिन उसने क्या हुआ है 2018 के बाद उसने पार्टिसिपेट करना सिस के अंदर जो सा है वो छोड़ दिया। ठीक हो गया। जिनकी आवाज का इशू है, जिनकी आवाज का इशू है, कोई टेक्स्ट करके उनको बता दे कि उन्होंने अपने मोबाइल से जो सा है वो कनेक्ट नहीं किया होगा। आप अपने लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट पे ऑडियो कनेक्ट टू ऑडियो करें तो फिर आपको आवाज आएगी, ठीक है। तो वो कोई बता दे कि आप इस तरह से करेंगे तो आपको आवाज आ जाएगी। वो काफी सारे स्टूडेंट्स का इशू आ जाता है। अच्छा, इसके बाद हम मई से चलते हैं। तो मई का स्टार्ट हुआ, आपको पता है 1 मई क्या होता है, सबको पता है 1 मई आपका लेबर डे होता है, ठीक है। 1 मई जो सा है वो क्या है, 1 मई जो सा है वो आपका क्या होता है, लेबर डे होता है।
फर्स्ट में मजदूरों का दिन, सबको पता है। उसके बाद लिख लीजिएगा, ये हमने पहले जो इंपॉर्टेंट डेज वाला है लेक्चर, उसके अंदर भी मैंने करवाया हुआ है, लेकिन वैसे भी सबको पता होता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है May 3rd। अब May 3rd जो सा है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे, और उसके बाद उनको तो पता होगा May 3rd क्या है। तो May 3rd जो सा है वो प्रेस फ्रीडम डे है। एक तो ये रिपीट हो गया आप लोगों का, प्रेस फ्रीडम डे। सहाफती जो सी है उसकी आजादी का दिन कौन सा है? May 3rd। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, May 3rd क्या है? सहाफती आजादी का जो दिन है, प्रेस फ्रीडम डे, वो May 3rd को आता है, अभी मनाया गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसके ऊपर एक हर साल जब भी प्रेस फ्रीडम डे आता है तो उसके ऊपर एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसको कहते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। उसको क्या कहते हैं? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। लास्ट टाइम भी आया था और ये बहुत दफा रिपीट भी हुआ, 2021 वाला। तो अब कौन सा आया है? 2022 वाला। ये शाया कौन करता है? एक तंजीम है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है RSF। RSF उसका क्या नाम है? RSF। और ये जौन सी है फ्रांस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है RSF, और इसका पूरा नाम क्या है? RSF। वैसे तो ये है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, लेकिन ये फ्रेंच है, तो उसको जब इंग्लिश में करते हैं तो उस इदारे का नाम क्या बन जाता है? उस इदारे का नाम बन जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो सा है, बॉर्डर्स, ये वो तंजीम है, फ्रांस बेस्ड तंजीम है, जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हर साल जारी करती है। और ये कब जारी होता है? 3 मई को, और उस दिन प्रेस फ्रीडम डे होता है। उस दिन क्या है? प्रेस फ्रीडम डे होता है। तो इन्होंने जो जारी किया है इस दफा, टोटल मुल्क जो उनसे हैं वो कितने, जिनका ये इंडेक्स जारी करते हैं, वो है 180 मुल्क। 180 मुल्क हैं। तो हमने क्या देखना है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान 2021 के अंदर 145वें नंबर पे था। पाकिस्तान, ये भी आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान 145वें नंबर पे था, और अब क्या हुआ है? 12 दर्जे और नीचे गिरा है। कितने दर्जे गिरा है? 12 पॉइंट्स। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने पॉइंट्स? 12 पॉइंट्स पाकिस्तान का फॉल हुआ है, और पाकिस्तान अब कितने नंबर पे आया है? 157। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के ऊपर कितने नंबर पर है? 2022 का। ये क्या है? 2022 का 157 नंबर पर आया है, और पिछले साल 2021 में 145 नंबर था, और 12 दर्जे पाकिस्तान सहाफती फ्रीडम के अंदर क्या है? पाकिस्तान 12 दर्जे जो है वो गिर गया। पाकिस्तान कितना है? गिर गया है। और कितने मुल्कों में से? 180 मुल्कों में से। हमारा हमसाया है, अगर उसका भी, हमारा हमसाया जो इंडिया है वो 150वें नंबर पे है। वो क्या है? सहाफती आजादी में 150वें नंबर पर है। और मोस्ट फ्री कंट्री जो सा है सहाफियों के लिए, वो कौन सा है? नंबर 1 पोजीशन जिसकी आई है वो है आपका नॉर्वे। वो आपका क्या है? नॉर्वे। नॉर्वे। सेकंड नंबर पर डेनमार्क, थर्ड नंबर पर स्वीडन, लेकिन फर्स्ट बस आपको याद होना चाहिए नॉर्वे। और लास्ट पे कौन आया है? लास्ट पे जो सा है वो आया है नॉर्थ कोरिया, जिसमें सबसे ज्यादा सहाफियों के लिए जिंदगी तंग है, या जहां बिल्कुल भी फ्री मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता, वो है नॉर्थ कोरिया। और सबसे ज्यादा फ्रीडम, अब इसको सवाल को रिफ्रेश भी किया जा सकता है कि कौन सा मुल्क ऐसा है जो कि सहाफियों के लिए सबसे बेस्ट है? तो वो आपका क्या है? नॉर्वे है। ऐसा कौन सा मुल्क है जहां जो सा सहाफियों के लिए सबसे वर्स्ट तरीन है अकॉर्डिंग टू RSF या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? तो वो क्या है? वो नॉर्थ कोरिया है। जिस तरह से आपको सवाल फ्रेम करे, आप उस लिहाज से क्या कर सकते हो? उसका आंसर कर सकते हो। तो नॉर्वे क्या है? मोस्ट फ्रीडम जहां सहाफियों को मिली हुई है वो आपका मुल्क है, और नॉर्थ कोरिया जहां लीस्ट मिली है। और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है 157। ठीक है, पाकिस्तान का इंडेक्स क्या है? 157, जो कि 2021 में 145 पे था, जो कि अब क्या हुआ है? गिरा है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम आगे चलें थोड़ा सा, तो इसके बाद, अच्छा हाँ, एक चीज इससे पहले कि स्किप, ये लास्ट टाइम भी पूछी गई थी कि इस दफा जो इसका थीम था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो डे इस दफा मनाया गया है, और 2022 का जो थीम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। जर्नलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर डिजिटल सीज। डिजिटल सीज कि जो ऑनलाइन जो सा है उनके ऊपर हमले किए जाते हैं, ट्रोलिंग होती है, उनको हरासमेंट की जाती है ऑनलाइन। डिजिटल सीज, डिजिटल के ऊपर क्या मतलब? आपका जो सोशल मीडिया है, आपकी जो यूट्यूब है, उसके ऊपर जो क्या कहते हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। तो ये इसका क्या है? इस दफा का थीम है। ये आपका जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है उसका ये थीम है 2022 का। थीम क्या है? 2022 का ये इसका थीम है। तो ये भी आप लोगों ने इंपॉर्टेंट है साथ लिखना। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और वो जो मैंने अभी अप्रैल के मंथ के एंड में मैं आपसे बात कर रहा था कि जो 2-3 हमारे माउंटेनियर्स हैं पाकिस्तान के, एक तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था जिनकी डेथ हुई थी, लिटिल क्रीम की। ठीक है, लिटिल क्रीम जो हैं वो क्या थे? वो माउंटेनियर थे। तो यहाँ लेकिन डेथ नहीं हुई। यहाँ जो हैं 2 माउंटेनियर हैं जिनका नाम आपने याद रखना है। दोनों का सवाल पूछे जा सकते हैं। एक का नाम है शहरोज काशिफ।
पहले हम इनको देख लेते हैं, शहरोज काशिफ। अब क्या है, शहरोज काशिफ साहब जोन से इन्होंने 5 मई को क्या किया है, शहरोज काशिफ साहब ने, इन्होंने जोन सा है समिट किया, और इनकी उम्र कितनी है, 20 साल, 20 ईयर। ये एज इनकी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, एज के साथ ही सारी चीजें। थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है जिसको हम देख चुके हैं, उसका क्या नाम है, काचनजुंगा। उसका क्या नाम है, काचनजुंगा। थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है, नेपाल के अंदर है, ठीक है। कहाँ है, नेपाल के अंदर है। 8586 मीटर जोन से इसकी हाइट है। तो ये हम सारी चीजें पहले जोन से अपने लेक्चर्स के अंदर इनको डिटेल में देख चुके। तो ये थर्ड हाईएस्ट जो आपकी माउंटेन है काचनजुंगा, जो कि नेपाल के अंदर है, उसको इन्होंने क्या किया है, उसको इन्होंने समिट किया है 5 मई को। उसको इन्होंने क्या किया है, 5 मई को शहरोज काशिफ ने समिट किया है। तो आप कहेंगे सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, एक तो ये फर्स्ट पाकिस्तानी टू डू है, पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये किया है, फर्स्ट पाकिस्तानी। और दूसरे क्या है, यंगेस्ट इन द वर्ल्ड, यंगेस्ट इन द वर्ल्ड। पहले पाकिस्तानी है जिन्होंने इस माउंटेन को क्या किया है, समिट किया है सक्सेसफुली। और दूसरा यंगेस्ट है 20 साल की उम्र में। इससे पहले मेरे ख्याल में 23 या 24 साल की उम्र का एक रिकॉर्ड था। ये क्या है, यंगेस्ट है जिन्होंने कंचनजुंगा जोन सी है उसको क्या किया है, उसको समिट किया। और दूसरा इसके बारे में याद रखिएगा, सिर्फ ये जोन सी है इसी को समिट करने वाले ये यंगेस्ट नहीं है, इनके साथ लिख लीजिएगा K2 और माउंट एवरेस्ट, जो कि आपकी फर्स्ट और सेकंड जोन सी है वो हाईएस्ट है, माउंट एवरेस्ट। इन दोनों को भी समिट करने वाले, इनके भी समिट करने वाले यंगेस्ट हैं ये पूरी दुनिया के। अगर अब सवाल पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट आपको पता है 8848.8 जोन सी है, ये क्या है आपकी माउंट एवरेस्ट जोन सी है, सबसे बड़ी दुनिया की ये आपकी माउंटेन है। तो माउंट एवरेस्ट जोन सी है, इसको कौन है ऐसा बंदा यंगेस्ट जिसने इसको सर किया है, तो वो भी शहरोज काशिफ है। सेकंड नंबर पे K2 है, हमें पता है पूरी दुनिया के अंदर, तो K2 को भी सर करने वाले यंगेस्ट कौन है, शहरोज काशिफ है, पाकिस्तान से ताल्लुक है, 20 साल की उम्र है। और थर्ड जो अभी रिसेंटली इनका कारनामा है वो क्या है, वो काचनजुंगा जोन सी है नेपाल के अंदर, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन, उसको भी शहरोज काशिफ, पाकिस्तानी है एक तो पहले, और दूसरा क्या है, इन्होंने यंगेस्ट हैं जिन्होंने ये काम किया है। तो पहली तीनों माउंटेन्स जोन सी हैं ये क्या है, ये पाकिस्तानी शहरोज काशिफ के पास ये रिकॉर्ड, ठीक हो गया। मैं लेक्चर के बाद जोन सा है, या मैम अभी मैम अगर मैम इधर हैं तो वो आपको अभी यहाँ लिंक सेंड करते हैं, ठीक है, वरना लेक्चर के बाद मुझे बता देना। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें माउंटेन के हवाले से ही 7 मई, बल्कि मैं अगले इसको रिमूव करके लिख देता हूँ, 7 मई एक और पाकिस्तानी माउंटेनियर, उसका नाम है सिरबाज खान। उसका क्या नाम है, सिरबाज खान। 7 मई को एक, 7 मई, उसका क्या नाम है, सिरबाज खान, सिरबाज खान, ये पाकिस्तानी एक और माउंटेनियर, ठीक हो गया। उसका क्या नाम है, उसका नाम है सिरबाज खान। अब सिरबाज साहब ने क्या किया है, इन्होंने भी, अब पहले मैंने शहरोज काशिफ का क्यों बताया कि उससे पहले अभी किसी ने नहीं की थी, लेकिन 7 मई को इन्होंने भी काचनजुंगा जोन सी है नेपाल के अंदर, उसको क्या किया, उसको समिट किया इन्होंने सक्सेसफुली, ठीक है। आप कहेंगे सर फिर उसने, वो तो यंगेस्ट था, इसका फिर क्या हिसाब किताब हुआ। आप लोगों को एक चीज तो पता है, वो क्या पता है आप लोगों को, कि पूरी दुनिया के अंदर 14 पीक्स ऐसी हैं जो कि 8000 मीटर से ज्यादा जिनकी ऊंचाई है। कितनी पीक्स हैं, 14 पीक्स हैं जिनकी 8000 से ऊपर क्या है, ऊंचाई है, और पाकिस्तान के अंदर 5 पाई जाती हैं। ये बड़ा रिपीटेड सवाल है, पूछा जाता है। तो ये जो सिरबाज खान है, इन्होंने 9 जोन सी हैं वो पहले पर क्या कहते हैं समिट की हुई थी। तो जब इन्होंने 7 मई को काचनजुंगा जोन सी है उसको क्या किया है, उसको जोन सा है आपने, इसने जब वो किया है, समिट किया है, तो ये फर्स्ट पाकिस्तानी बन गया है जिसने 10 पीक्स जिनकी हाइट क्या है 8000 प्लस मीटर जोन सी है, 14 में से 10 पीक्स को सक्सेसफुली समिट करने वाला ये फर्स्ट पाकिस्तानी है। ये कौन है, फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने क्या किया है, आउट ऑफ 14 जो 10 पीक्स हैं जिनकी हाइट जोन सी है वो क्या है, बुलंदी कितनी है, 8000 मीटर से ज्यादा है, वो ये पाकिस्तानी बना है सिरबाज खान। और इसने अभी तक कितनी है टोटल 10, 14 में से 10 जोन सी हैं उनको क्या किया है, समिट कर चुका है। और इसी साल इसका इरादा है कि जो बाकी 4 रह गई हैं उनको भी करे, और 14 की 14 पीक्स को ये क्या कहते हैं सर करें। तो ये इसने एक रिकॉर्ड बनाना है।
तो ये आपने याद रखना है इसका भी कि पहला पाकिस्तानी कौन है जिसने 10 जोन सी हैं पीक्स को क्लाइंब किया है, वो आपका सिरबाज खान है। लेकिन शहरोज काशिफ जोन सा है वो क्या है, वो यंगेस्ट है पहली 3 जो माउंटेन्स है उनको सर करने के लिए। तो ये लाजमी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जोन सा है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और ही यहाँ एक चीज और लिख लें, वो ये है, एक बंदा है उसका नाम है कामी रीता। उसका क्या नाम है, कामी रीता, RITA, कामी रीता, कामी रीता, ठीक है, कामी रीता, बस आगे वाला नाम छोड़ दें, कामी रीता। तो इसका ताल्लुक भी कहां से है, नेपाल से है। इसका ताल्लुक कहां है से है, नेपाल से है। इसने क्या किया है, इसका अपना ही रिकॉर्ड था, इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 26th टाइम, 26वीं दफा इसने क्या किया है, माउंट एवरेस्ट को सर किया है। तो इसने भी एक रिकॉर्ड बना लिया। सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट को सर करने का रिकॉर्ड क्या है, 26 दफा माउंट एवरेस्ट को सर करना। ठीक है, 26 दफा ये गया है माउंट एवरेस्ट को सर करके आया है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है कामी रीता, और इसका नेपाल से ताल्लुक है। तो ये भी जोन सा है इंपॉर्टेंट है माउंटेन्स के हवाले से। ये भी रिसेंटली, ये भी लास्ट वीक की ही जोन सा है ये डेवलपमेंट है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर वैसे जनरल पूछा जाए अभी तक सबसे ज्यादा क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट को कितनी दफा सर किया जा चुका है, तो 26 दफा उसको सर किया जा चुका है। और वो किसने किया है, ये बंदे का नाम है, और नेपाल से इसका ताल्लुक। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जोन सा है, अगर अभी पाकिस्तान के अंदर थोड़े से हालात जोन से हम ऊपर नीचे चल रहे हैं, तो एक और इंडेक्स लिख लें। अभी इंडेक्स आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक और भूख का बड़ा मसला है, तो एक नया इंडेक्स और भी आया है, उसको भी देख लें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। उसको भी देख लें जरा थोड़ा सा हम, क्योंकि आज हमारे पास टाइम ज्यादा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसके अंदर जोन सा है 116 मुल्कों का वो उन्होंने इंडेक्स लिया है। आउट ऑफ 116 पाकिस्तान जोन सा है 92nd नंबर पर आया है। पाकिस्तान क्या है, 92nd नंबर पर है। आउट ऑफ 116 कंट्रीज में से पाकिस्तान 92nd नंबर पर आया है भूख के हिसाब से, कि पाकिस्तान में इतनी जोन सी है वो लोगों के अंदर भूख पाई जाती है। और ये इंडेक्स कौन जारी करता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जोन सा है आपका, WFP, FP कह रहा हूँ, हाँ, WFP, जिसका रोम के अंदर हेडक्वार्टर है। तो ये जोन सा है आपका, ये जारी करता है। और इसी के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसमें बताई गई हैं कि पाकिस्तान में जोन सा है 43% जो लोग हैं वो फूड इनसिक्योर हैं, कि उनको मुकम्मल तौर पर फूड नहीं मिलता। वो कितने परसेंट लोग हैं, 43% लोग हैं जो कि फूड इनसिक्योर हैं। फिर इसमें एक और चीज भी बताई गई है कि पाकिस्तान के अंदर जोन से हैं 6.7% बच्चे, 6.7% जो चिल्ड्रन हैं वो 5 साल की उम्र से पहले ही उनकी वफात हो जाती है। डाइट, खुराक की वजह से 6.7% पाकिस्तान की पॉपुलेशन का आप देख ले, वो पॉपुलेशन कह रहा हूँ, जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 6.7% जो बच्चे हैं वो 5 साल की उम्र से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि पूछा गया है, पहले भी पूछा जाता रहा है बहुत दफा, वो है आपकी वैल्यू 37.6%। ये क्या है, 37.6%, ये आपकी वो वैल्यू है जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान के जो 5 साल के कम बच्चे हैं, 5 साल के कम बच्चे हैं, वो क्या है, वो जो से स्टंटेड है। 37.6% जो बच्चे हैं 5 साल के कम उम्र के, वो क्या है, स्टंटेड ग्रोथ है उनकी, स्टंटेड, उनको खुराक पूरी नहीं मिलती। ठीक है, वो उनकी ग्रोथ क्या है, स्टंटेड ग्रोथ है। तो ये जो सा आपने ये 2-3 फिगर, ये चले ना भी याद हो, ये याद होना चाहिए। और कितने पाकिस्तान में 5 साल के कम बच्चे हैं जिनकी स्टंटेड ग्रोथ है, तो 37.6% जोन सा है, या आपको थोड़ा सा 37% अगर हम इसको पढ़ लें तो 37% पाकिस्तान में ऐसे बच्चे हैं जिनकी क्या है 5 साल से कम की उम्र है, और वो क्या है, उनकी स्टंटेड जोन सी है, वो क्या है, ग्रोथ है। तो ये आप लोगों ने क्या याद रखना है इसको भी। उसके बाद एक और इवेंट हुआ इंटरनेशनली, अभी हम पिछले साल जोन से हमने सारा टोक्यो को और दूसरे इवेंट्स कवर किए, अभी विंटर ओलंपिक्स को भी हमने देखा। तो एक गेम्स होनी थी, एशियन गेम्स, क्या होनी थी, एशियन गेम्स। और ये अभी PPSC में सवाल भी पूछा गया था, एशियन गेम्स। ठीक है, एशियन गेम्स, तो एशियन गेम्स 2022 जोन सी हैं, ये सवाल भी पूछा गया था, चाइना के अंदर होनी थी। उनका एक शहर है हांगजू, HANG, हांगजू, हांगजू। ठीक है, कहाँ है, चाइना के अंदर। तो ये चाइना के अंदर होनी थी सितंबर के अंदर 2022 के अंदर। तो ये क्या हो गई है, ये कैंसल्ड हो गई है, कैंसिल हो गई है। तो ये दोबारा न्यूज में है, तो मे भी दोबारा आप लोगों से ये पूछा जाए कि जो एशियन गेम्स कहाँ होनी थी, चाइना के अंदर होनी थी। ठीक है, ये हर, और कब होती है, ये हर 4 साल बाद होती है। इससे पहली कब हुई थी, इससे पहली 2018 में हुई थी, आई थिंक इंडोनेशिया के अंदर हुई थी, वो गुजर गई, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2022 की चाइना में, अभी बताया 2022 के पेपर में भी पूछा गया था ये।
तो अभी कैंसिल हो गई हैं। अब देखो हुई कब है, क्यों हुई है कैंसिल? कोविड की वजह से दोबारा वहां केसेस आ रहे हैं। और दूसरी एक और इसके हवाले से जो चीज पूछी जा सकती है वो है कि 2026 की जो एशियन गेम्स हैं 2026 की, वो कहाँ होनी है? तो वो जापान के अंदर होनी है। वो कहाँ होनी है? 2026 की गेम वो जापान के अंदर होनी है। उनका एक शहर है, उसका नाम है नगोया। जापान का एक शहर है नगोया। नगोया के अंदर जोन सी है ये, नगोया नगोया जोन सी है, वहां ये होंगी। तो ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज में रही है, क्योंकि एशियन गेम्स कैंसिल हुई हैं, तो ये लाजमी आप लोगों से क्या है पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम एक बात करें तो ये मैंने लास्ट टाइम भी बता दिया था, लेकिन इसको थोड़ा सा दोबारा मैं बता देता हूँ कि वापडा जो सा है आपका, वापडा, ठीक है, वापडा का चेयरमैन मुजम्मिल हुसैन साहब जो से, उनसे इस्तीफा लिया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अभी तक जो सा है तकर्री तो नहीं हुई वापडा के चेयरमैन की, लेकिन नवीद असगर साहब, उनका नाम जो सा भेजा गया है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ, नवीद असगर। तो अगर ये कंफर्म हो गया तो सेकंड हाफ के अंदर मैं दोबारा भी इसको लिखवा दूंगा, लेकिन साथ छोटा सा लिख लीजिएगा अभी नॉट कंफर्म, ठीक है, क्या है, नॉट कंफर्म। तो अभी नवीद असगर साहब जो से अगर बने तो फिर ये नवीद असगर साहब जो से ये क्या है आपके वापडा के चेयरमैन बन जाएंगे। और वापडा का मतलब आपको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता, तो वो क्या है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी 1958 के अंदर वापडा आपकी बनी थी। और ये सवाल पूछे जाते हैं, तो कोई चीज छोटी सी पढ़ते हो तो उसके साथ कोशिश किया करो उसके रिलेटिव इन्फॉर्मेशन भी जहन में लाया करो। वापडा 1958 के अंदर ये बनी थी, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। और अभी जो सा है इसको क्या किया गया है, अब इनके नए चेयरमैन आएंगे। और दूसरा, लास्ट टाइम मैंने बता दिया था, वो भी इसके साथ ही एजीपी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान 36 अटॉर्नी जनरल आए हैं। उनका क्या नाम है, अशतर ओसाफ, अशतर ओसाफ साहब आए हैं 36वें अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अशतर ओसाफ साहब आए हैं क्या कहते हैं 36वें अटॉर्नी जनरल। तो इससे पहले खालिद जवेद थे, और वो चले गए, जब गवर्नमेंट चली गई तो अब अशतर ओसाफ साहब जो हैं वो 36वें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आए। और उसके बाद तीन चीजें और लिख लो कि हमने जो पूरी कैबिनेट थी उसको डिस्कस कर लिया था, और उस कैबिनेट के अंदर दो चीजें जो सी, तीन चीजों का इजाफा हुआ है। एक तो हमने दो वजीर देखे थे, एक था खालिद लतीफ, खालिद लतीफ कह रहा हूँ, वो तो क्रिकेटर, जवेद लतीफ। एक कौन था, जवेद लतीफ। तो उनको अभी तक कोई भी पोर्टफोलियो, उनको अभी कोई भी, वफाकी वजीर तो है लेकिन उनको जो सी कोई वजारत उस तरह से उनका डिफाइन नहीं किया गया कि आपने किसको हेड करना है। तो उनको अभी तक भी कोई भी डिफाइन नहीं किया गया, मे बी मई के एंड तक पता लगे तो हम उसमें देख लेंगे। दूसरे थे चौधरी सालिक हुसैन। दूसरे कौन थे, चौधरी सालिक हुसैन, ठीक है, शुजात हुसैन के बेटे। चौधरी सालिक हुसैन को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का वो दी गई वजारत, BOI, मैं लिख रहा हूँ BOI। BOI का क्या मतलब है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जितनी इन्वेस्टमेंट होती है, जिसे FDI कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, ये उन चीजों को देखेंगे, FDI को, और CPEC की चीजों को भी कुछ ये देखेंगे। और इनकी असल वजारत का नाम क्या है, BOI, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये चौधरी सालिक हुसैन साहब को दी गई है, ये क्या है, फेडरल मिनिस्टर है। उसके बाद जो सा एक एडवाइजर, पहले एडवाइजर 2 थे, अब एडवाइजर हो गए 3। तो वो एडवाइजर किसको बनाया गया है, एडवाइजर बनाया गया है ओन चौधरी साहब को, ओन चौधरी साहब। तो ओन चौधरी साहब को एडवाइजर कहाँ का बनाया गया है, स्पोर्ट्स का और टूरिज्म का, स्पोर्ट्स प्लस टूरिज्म का प्राइम मिनिस्टर के लिए इनको एडवाइजर बनाया गया है। तो 3 एडवाइजर हो गए। एक कौन है, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, दूसरे हमने वो देखे थे अमीर मुकाम साहब, और तीसरे एडवाइजर कौन हो गए, ओन चौधरी साहब। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93 पाकिस्तान में कितने एडवाइजर रखे जा सकते हैं, 15, 20, 25 कितने रखे जा सकते हैं, मुझे जल्दी जल्दी बताओ। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक वजीर आजम जोन सा है वो कितने एडवाइजर जोन सा है वो रख सकता है, जल्दी जल्दी बताओ। शाबाश, 5, ठीक है। तो मिनिमम एडवाइजर एक प्राइम मिनिस्टर कितने रख सकता है, 5 रख सकता है। तो 3 जोन से हैं वो अपॉइंट हो चुके हैं, और बाकी अगर 2 उनका दिल करेगा तो वो रख लेगा। और एक आज की ही सुबह की खबर है, और वो है, एक होता है एडवाइजर, एक होता है स्पेशल असिस्टेंट। तो स्पेशल असिस्टेंट एक नए ऐड हुए हैं, उनका नाम है फहद हुसैन साहब। तो कॉलमनिस्ट हैं, डॉन के अंदर लिखते हैं वो। तो उनको अभी कोई ओहदा नहीं दिया गया, लेकिन स्पेशल असिस्टेंट उनको बनाया गया है। तो मे बी अब सेकंड हाफ में हम देखेंगे, अगर उनको कोई पोर्टफोलियो अलॉट किया जाता है तो हम तब उनको लिख लेंगे। लेकिन आप साथ लिख लें, फहद हुसैन साहब, उनको स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जो है वो अभी बनाया गया है। आज ही सुबह उनका कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किया है, फहद हुसैन। ठीक हो गया। एक सेकंड। अच्छा, ये पाकिस्तान के रिलेटेड चीजें हो गई। अच्छा, फिर यहाँ आपको पता, रशिया रूस का और उसका यूक्रेन के भी मसले चल रहे हैं, और उसका सवाल भी कल पूछा गया था एक। तो रूस के हवाले से ये एक डे है 9 मई। 9 मई से पूछा जा सकता है कि ये क्या है, ये आपका विक्ट्री डे है। ये क्या है, विक्ट्री डे। और ये विक्ट्री डे, एक तो पूछा जा सकता है कि विक्ट्री डे जो सा ये कौन मनाता है।
तो 9 मई जो सा है विक्ट्री डे, ये रूस जो सा है वो मनाता है। ये क्या है, रूस मनाता है। और इसकी वजह क्या है, हमने पढ़ा था डिटेल में, हमने देखी थी वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 तक चली थी आपकी वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट हुई तो उसमें जो रशिया था, जो उस वक्त सोवियत यूनियन था, उसने जर्मनी के साथ पहले मिलकर क्या किया था, पोलैंड के ऊपर हमला किया था। लेकिन फिर जो हिटलर साहब थे उनकी आंखें फिरी और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने रशिया के ऊपर ही हमला कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया 1941 के अंदर, जून आई थिंक 22 डेट थी, 22 जून 1941 के अंदर क्या हुआ, जर्मनी ने रूस के ऊपर हमला कर दिया, जो कि उसको सोवियत यूनियन कहलाया जाता था। तो उस बल्कि यहाँ एक चीज लिख लो, ऑपरेशन बारबरोसा। बारबारोसा पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन बारबरोसा क्या था, तो ये वो ऑपरेशन था जिसमें जर्मनी इन्वेडेड, जर्मनी ने हमला किया था किसके ऊपर, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन के ऊपर जो हमला किया था उसका क्या नाम था, ऑपरेशन बारबरोसा। और स्टालिनग्राड जो सा स्टालिनग्राड, वहां हमला किया गया था और वहां कत्लेआम हुआ था। वहां क्या हुआ, कत्लेआम हुआ था। तो फिर क्या हुआ, एट द एंड जो सा है 1945 के अंदर ये जो जंग थी, जो कि जर्मनी ने हमला किया था, वो किसने जीती, सोवियत यूनियन ने जीती। और वो जब जंग जीती तो उसके वो 9 मई जो सा 1945 उसकी मुनासबत से 9 मई को विक्ट्री डे मनाया जाता है कि हमने जो जर्मनी था, नाजी जर्मनी था, उसको क्या किया, हराया था। तो उसकी वजह, और इसमें बड़ी बड़ी, जैसे हमारा समझ लें यहाँ 6 सितंबर मनाया जाता है ना, यौम दिफा के तौर पर, मिलिट्री परेड होती हैं और बड़ी जो सी हैं हमारे वो जहाज उड़ते हैं और ये सारी चीजें। तो इसी तरह जो सा उनका विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है कि हमने क्या किया था, जर्मनी को उस दिन हरा दिया था। तो ये जो सा ये आप लोग उसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद एक मुल्क है, मुल्क तो नहीं कह सकते उसको, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल तो चाइना करता है, उसका नाम है हांगकांग। उसका क्या नाम है, हांगकांग। हांगकांग के बारे में हम देख चुके हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हांगकांग क्या है, 1898 तक जो सा है ये क्या था, चाइना के पास था। फिर 99 ईयर की लीज के ऊपर इसको चाइना ने क्या किया, बर्तानिया को दे दिया। और बर्तानिया से वापस कब लिया चाइना ने, 1997 में। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं कि चाइना ने बर्तानिया को लीज पे कब दिया जी, हांगकांग, लीज का मतलब किराया, 1898 के अंदर किराए पे दे दिया। कितने सालों के लिए दिया, 99 साल, 99 सालों के लिए दिया। और वो 99 साल कब पूरे हुए, 1997 के अंदर। 1997 के अंदर चाइना ने क्या किया, बर्तानिया से हांगकांग को वापस ले लिया। और अभी तक जो सा है वो हांगकांग को एडमिनिस्ट्रेटिवली कौन चलाता है, चाइना ही चलाता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर वगैरह नहीं होता, यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। यहाँ कौन होता है, हांगकांग का चीफ एग्जीक्यूटिव, जिसको उनकी एक क्या कहते हैं, असेंबली टाइप कह सकते हैं उसको, क्या कहते हैं, इलेक्शन कमेटी। 1500 मेंबर की इलेक्शन कमेटी होती है, 1500 मेंबर्स की इलेक्शन कमेटी होती है, जो कि क्या करती है, इसको 5 साल के लिए इलेक्ट करती है। इसको क्या करती है, 5 साल के लिए इलेक्ट करती है। तो पहले जो भाई थे उनका नाम था कैरी लैम। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए याद करना, कैरी लैम। ठीक है, बस वैसे लिख लो, CARRIE, कैरी लैम, LAM। 2017 में ये आए थे, 22 तक ये रहे। और इनके दौर के अंदर हांगकांग के अंदर बड़े मुजाहरे हुए। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि PPSC में पूछा जाता है, अम्ब्रेला प्रोटेस्ट कहाँ हुई थी जी, ये सवाल पूछा जाता है। अम्ब्रेला प्रोटेस्ट, जैसे आजकल यूक्रेन हॉट टॉपिक है, तो वहां क्या हुई थी जी, वहां ऑरेंज रेवोल्यूशन आई थी। तो इस तरह से यही जीके के सवाल होते हैं जो कि टॉपिक्स के हवाले से, वो करंट अफेयर्स के हवाले से उठा लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें अम्ब्रेला प्रोटेस्ट की, तो ये आपने याद रखना है कि अम्ब्रेला प्रोटेस्ट किसके हवाले से है, हांगकांग के अंदर ये हुई थी। ठीक है, इसमें लोग जो उनसे हैं वो जो छतरियां हैं वो लेकर, वो बड़ी फेमस हुई थी ये अम्ब्रेला प्रोटेस्ट। और उस वक्त ये चीफ एग्जीक्यूटिव थे जो मैंने बताया, कैरी लैम साहब। उनका क्या नाम था, कैरी लैम साहब। तो इनका भी टेन्योर खत्म हुआ है, तो अब नए जो चीफ एग्जीक्यूटिव आए हैं उनका क्या नाम है, वो आपने याद रखना है। उनका नाम क्या है, उनका नाम है जॉन ली। ये इंपॉर्टेंट है, जॉन ली। ये बड़े प्रो चाइना है, जॉन ली साहब। ठीक है, ये क्या है, जॉन ली। ये न्यू अभी इलेक्ट हुए हैं मई के फर्स्ट वीक के अंदर ही। तो इनका नाम बस आपको पता होना चाहिए, क्या है। ठीक है, इनका क्या है, जॉन ली साहब का क्या है, आपको नाम जो सा है वो पता होना चाहिए। जॉन ली ये कौन है, नए चीफ एग्जीक्यूटिव है हांगकांग के। तो ये हमारे लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये यहाँ से आगे चले तो 8 मई, 8 मई का तो आप सबको पता है क्या होता है 8 मई को, मदर्स डे। ठीक है, मदर्स डे। 8 मई क्या है, मदर्स डे आपका। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, सबने विश तो किया होगा, लेकिन इसको आपने वन पेपर के हवाले से याद रखना है कि 8 मई क्या होता है आपका, मदर्स डे जो है वो होता है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसी दिन के क्या कहते हैं, अराउंड मई के फर्स्ट वीक के अंदर ही आपने एक वाकया देखा होगा, ब्रिज टूटा हसनाबाद का। ठीक है, हसनाबाद ब्रिज। तो उसके हवाले से कोई पूछा तो नहीं जा सकता, लेकिन एक चीज बस ये याद रख लें कि जो आपका वो है शिशपर ग्लेशियर, इसके बारे में शायद पूछ लिया जाए कि शिशपर ग्लेशियर जो सा है
ये कहाँ है, तो ये हुंजा के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुंजा वाली साइड पे, हुंजा जीबी, ठीक है। और वहां जौन सा है ये क्या हुआ, ये पिघला, ये टूटा, जो आपका शिशपर जौन सा ग्लेशियर है जीबी के अंदर, हुंजा वैली के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ, हसनाबाद जौन सा है, हसनाबाद HASS से हसनाबाद ब्रिज, ये टूट गया, ठीक है। ये कराक्रम हाईवे के ऊपर बना हुआ है जिसे N35 भी कहते हैं। तो हसनाबाद ब्रिज जौन सा है, ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ है, तो याद रखिएगा, अगर इसमें वो जीबी लिखा हो या हुंजा इस तरह का कोई लिखा हो तो आपने याद रखना है कि क्योंकि ब्रिज क्या कहते हैं, ग्लेशियर टूटा है और इस पे गिरा है, तो इसकी वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई होंगी, तो आप लोगों ने देखी होंगी हसनाबाद ब्रिज। तो ये आपने इसको इंपॉर्टेंट है, ये क्या रखना है, याद रखना है। फिर पाकिस्तान की ही बात करें तो पाकिस्तान के अंदर मई 9 के अंदर ही, मैं अभी 9 की बात कर रहा हूँ, 9 मई की ही हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट जौन सा है उसका एक नया वेरिएंट पाकिस्तान में डिटेक्ट हुआ है। फर्स्ट केस ऑफ न्यू वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट एक और आया है उसका ही एक सब वेरिएंट, उसे क्या कहते हैं, न्यू वेरिएंट से अच्छा यहाँ लिख लो सब वेरिएंट, सब वेरिएंट, ठीक है। उसका छोटा भाई, उसका छोटा कजन, ठीक है। और उसको जोन सा है क्या है, सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का जोन सा है वो पाकिस्तान में पहला केस डिटेक्ट हुआ है। और वैसे पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का ये मैं पहले लिखवा चुका हूं, अगर किसी को भूल गया है तो पाकिस्तान में पहला जो केस आया था ओमिक्रॉन का वो कब आया था, 13 दिसंबर। और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो 13 दिसंबर को ओमिक्रॉन का केस आया था, लेकिन जो सब वेरिएंट आया है उसका नाम आई थिंक BA.2 इस तरह का कोई नाम है, हमें नाम याद करने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या है, बस इतना पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का पहला केस कब आया, 13 दिसंबर 2021 में, और जो सब वेरिएंट है उसका केस कब आया है, अभी मई 9 को अंदर आया है। तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद जौन सा है इलेक्शंस, और नए बंदे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये हमने देखा है यूके का हिस्सा है। एक है सिंपल आयरलैंड, वो एक अलग इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है। एक है नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि क्या है आपका यूके का हिस्सा है, जो क्या है यूके का हिस्सा है। तो उसके अंदर हमने देखा था कि ब्रेक्जिट के बाद जो है बर्तानिया वहां से निकला था, लेकिन वहां एक लीडर है नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर जिनके बारे में ये पहले सवाल पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैं भी लिखवा रहा हूँ। उनका नाम है सिन फैन, SINNFEIN। तो ये पूछा गया था कि इनका ताल्लुक कहां से था, इनका ताल्लुक कहां से है, इस बंदे का, इस बंदी का, ये फीमेल है। तो याद रखना है कि इनका ताल्लुक नॉर्दर्न आयरलैंड से है, आयरलैंड, सॉरी आयरलैंड कह रहा हूं, आयरलैंड। एक है नॉर्दर्न आयरलैंड, एक है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, वो डिफरेंट है, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। नॉर्दर्न आयरलैंड क्या है, ये यूके, बर्तानिया जौन सा है, यूनाइटेड किंगडम, उसका हिस्सा है नॉर्दर्न आयरलैंड। और उसकी एक लीडर है जो चाहती हैं कि नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड ये आपस में दोबारा मिल जाएं। ये अभी दोबारा इलेक्शन के अंदर वहां से जीती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इनका ताल्लुक मैंने बता दिया कि सिंपल आयरलैंड से नहीं है, नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि यूके का हिस्सा है, वहां से इनका ताल्लुक। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम थोड़ी सी इसमें बात करें तो इलेक्शंस की मैं बात कर लेता हूं। वो ये है फिलीपाइंस या फिलीपींस, फिलीपींस, ठीक है। तो फिलीपींस जौन सा है ड्रग्स के हवाले से, मनशियात के हवाले से, क्राइम्स के हवाले से बड़ा मशहूर है मुल्क ही आपका। तो यहाँ इलेक्शन हुए हैं, तो यहाँ जो बंदा जीता है ये तो लाजमी आप लोगों से पूछा जाएगा, इसका नाम है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, मार्कोस जूनियर। उर्फ, इसका उर्फ जौन सा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके नाम से, इंपॉर्टेंट नहीं, हिट जो हुआ है वो है बोंग बोंग। उसका क्या नाम है, बोंग बोंग। अब ये भाई साहब कौन है, फिलीपीन के सदर बने हैं नए, फर्डिनांड मार्कोस जूनियर उर्फ AKA बोंग बोंग। इसको क्या कहा जाता है, बोंग बोंग। अब वहां फिलीपीन के अंदर डिक्टेटरशिप रही 1970 के दौर में, 1980 के दौर में। तो फर्डिनांड मार्कोस जौन सा है वो क्या है, बड़ा एक सख्त डिक्टेटर आया है। पाकिस्तान में क्या जियाउल हक आया होगा, जो कि फिलीपींस के अंदर फर्डिनांड मार्कोस आया था। तो उसने बड़ा पैसा कमाया और बड़ा, और उसके बाद जौन सा फिर वो चला गया, उसको बाहर के मुल्क में भेज दिया, प्रोटेस्ट हुई, सब कुछ। तो अब इतने सालों बाद, 25-30 सालों बाद, उसका जौन सा बेटा है फर्डिनांड मार्कोस जूनियर, उसी का नाम है, साथ जूनियर लगा हुआ है, और ये मशहूर किस नाम से है, बोंग बोंग के नाम से मशहूर है। तो ये भाई साहब ने अभी इलेक्शन जीता है और ये आए हैं, तो इनके हवाले से लाजमी अभी कोई जब भी आपका पेपर होगा 2022 के अंदर, तो ये सवाल लाजमी पूछा जाएगा, फिलीपाइंस वाला, फिलीपींस वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपने याद रखना है। तो वो इसको जूनियर, इसके बाप का नाम भी ये था फर्डिनांड मार्कोस, और ये भी वहां का एक बड़ा सख्त जौन सा है वो डिक्टेटर जौन सा वो रहा है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद जौन सा है एक और चीज अगर हम यहाँ से देख लें, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक नई मीटिंग हुई है, एक मीटिंग है, उसका क्या नाम है, उसको कहते हैं GDI। उसको क्या नाम है, उसका नाम है GDI, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इसके तहत एक मीटिंग हुई है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहता है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स,
उसको क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। अब इसके बारे में क्यों पूछा जा सकता है, एक तो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव किसने लिया था, ये अभी जनवरी के अंदर, ये अभी क्या है, अभी जनवरी के अंदर अगर मैं बात करूं तो चाइना ने इसको स्टार्ट किया था, जनवरी 2022 के अंदर, स्टार्टेड बाय चाइना। चाइना ने इसको स्टार्ट किया था, कहां से किया था, न्यूयॉर्क के अंदर। अब कहेंगे चाइना और न्यूयॉर्क का क्या ताल्लुक है, तो न्यूयॉर्क के अंदर शी जिनपिंग ने इस इनिशिएटिव का इंतखाब किया था, इसके अंदर सी पैक कह रहा हूं, जो उनका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, सी पैक पाकिस्तान के हवाले से, और क्लाइमेट चेंज, इस तरह की चीजें उन्होंने क्या कहा था, हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिया और उसके अंदर एक ग्रुप बना लिया, उसका नाम क्या दिया गया, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। और ये चाइना के इनिशिएटिव पे स्टार्ट हुआ। ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि ये इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया, चाइना ने। तो पाकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान ने भी क्या किया है, इसे ज्वाइन कर लिया है। तो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है, तो अभी इसकी वर्चुअल मीटिंग हुई है, अभी इसकी मीटिंग क्या हुई है, वर्चुअल, ऑनलाइन। तो इसमें जो पूछा जा सकता है, एक तो किसने स्टार्ट की मीटिंग, अभी जो उसकी हुई है वो वर्चुअल हुई है, और पाकिस्तान की तरफ से किसने शिरकत की है, बीबीजी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है कहां, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अंदर, जो कि क्या है, एक चाइना के ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें आपके जोन से हैं क्लाइमेट चेंज, आपके डिफरेंट जो एनर्जी के सेक्टर्स हैं उसके अंदर, और बिलावल ने जोन सा है इसके ऊपर सी पैक और बाकी रिलेटेड चीजें, कोविड के बाद हमने इकोनॉमी को किस तरह से देखना है, इस सारी में शिरकत किसने की है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किसने किया है, बिलावल भुट्टो जरदारी जोन सा, उसने क्या किया है, पाकिस्तान को इसमें रिप्रेजेंट किया है। तो ये भी आप लोगों से इसका पूछा जा सकता है, ये भी बड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट। यहां तक चीजें क्लियर है। चलो जी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अभी कल परसों, कल की तो नहीं, 2-3 दिन हो गए, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज, और सबसे ज्यादा ये भी पूछी जा सकती है आप लोगों से, वो क्या है, उनका नाम है शीरी, उनका क्या नाम है, शीरी अबू अकलेहा, अकले, अकले, एक सॉरी, आकले, AKLEH, अकलेहा। क्योंकि अभी हम प्रेस फ्रीडम जो सा है, इसकी वर्चुअल मीटिंग देख लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी डेट, ये मई के अराउंड, ये भी मेरे ख्याल में ये 7 या 8 मई को होगी, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी डेट। अच्छा जी, तो शीरी अबू अकलेहा ये क्या है, ये एक जर्नलिस्ट थी आपकी, और इनका ताल्लुक कहाँ से था, फलस्तीन से इनका ताल्लुक था। और इनके साथ क्या हुआ है, अभी आप सब लोगों ने इनको देखा होगा, 12 मई को, 12 मई को, आज से 2 दिन पहले, इनको इसराइल की फौज के जो स्नाइपर था, उसने गोली मार कर क्या इनको शहीद कर दिया, इनको मार दिया। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है। अब इनका 2-3 सवाल पूछे जा सकते हैं, एक तो इनकी डेट, कब इनको किया गया, दूसरा ये क्या है, बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट हैं, ताल्लुक कहाँ से है, फलस्तीन से, और जर्नलिस्ट होना भी काफी नहीं है, ताल्लुक कहाँ से है, अल जजीरा से है इनका, अल जजीरा। और अल जजीरा मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि अल जजीरा जौन सा है, ये कतर बेस्ड, कतर जो कतर है, कतर ने जौन सा है उसका ये अल जजीरा जौन सा नेटवर्क है, अल जजीरा नेटवर्क। और ये सवाल भी पहले पूछा जा चुका है। तो इसके हवाले से 3-4 चीजें जौन सी हैं वो आपने याद रखनी है कि शीरी अबू अकलेहा जौन सी हैं, ये क्या है, जर्नलिस्ट हैं, ताल्लुक फलस्तीन से है, कौन सी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक है, अल जजीरा से, और 12 मई को इसराइल के जौन से फौजी उन्होंने क्या किया, इनको कत्ल किया। उसके बाद जौन सा अगर हम बात करें यहाँ से आगे, तो आज तक आप लोगों को एक सवाल बड़ा रिपीटेडली पिछले साल 1.5 साल से रिपीट किया जा रहा है कि सबसे मोस्ट वैल्यूड कंपनी जौन सी है ना पूरी दुनिया के अंदर, मोस्ट वैल्यूड कंपनी वो कौन सी है। तो उसमें हर किसी ने सवाल याद किया होता था, तो वो होता था एप्पल, वो क्या होता था, एप्पल। लेकिन मई के अंदर क्या हुआ है, मई के अंदर से आपका वो सवाल, अब अगर एप्पल टिक करोगे तो गलत हो जाएगा, और ये चांसेस भी हैं कि ये सवाल अब पूछा जाए। तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे वैल्यूएबल कंपनी जौन सी है, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, वो क्या हुई है, वो चेंज हो गई है, और वो क्या बन गई है, उसका नाम है अरामको, अरामको, जो कि
ऑयल की कंपनी है सऊदी अरेबिया के अंदर है अरामको, वो अब दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन गई। वो क्या बन गई है? वैल्यूएबल। और उसका जो वैल्यू है, उसके जो शेयर्स हैं वो 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स हैं। 2.4 ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। जो एप्पल है इसके कितने हैं? 2.4 ट्रिलियन डॉलर। और जो एप्पल है उसके गिर के 2.37 रह गए, उसके क्या है? 2.37। तो अब अरामको जो सी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, ना कि आपकी एप्पल। और ये जो अरामको है आपको पता है सऊदी अरेबिया के अंदर है। 1933 के अंदर जो सी है ये अरामको कंपनी जो सी है वो आपकी क्या थी? ये बनी थी। और अभी करंट कब बनी थी? 1933 के अंदर। और अभी इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है अमीन, उनका क्या नाम है? अमीन एच नसीर, नासिर या नसीर, ठीक है, अमीन एच नसीर। क्योंकि अब मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है तो हमारे लिए इनके सीईओ जो हैं वो भी क्या है? वो इंपॉर्टेंट है। तो अमीन एच नसीर साहब जो हैं वो इसके सीईओ हैं। और एप्पल, एप्पल आप लोगों को मैं पहले करवा चुका हूं कि टिम कुक आजकल इसके सीईओ हैं। 1976 में स्टीव जॉब्स साहब ने बनाई थी। और अब जो सी है जो कि मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी होती थी, लेकिन अब क्या है? ये मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी नहीं रही। तो ये आपने क्या रखना है? इसको याद रख लेना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लाजमी आपको रिपीट होगा। उसके बाद श्रीलंका, आपको पता है श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है। कभी कुछ खबरें आ रही हैं, कहाँ वहां से बहुत ज्यादा मसले चल रहे हैं, इकोनॉमी, और वहां रिजाइन हुआ है। तो दो चीजें याद रख लो श्रीलंका की। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था इनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको आना चाहिए। तो प्रेसिडेंट का नाम क्या है? प्रेसिडेंट का नाम है गोटाबाया। उनका क्या नाम है? गोटाबाया राजापाक्से, राजापाक्से। लास्ट मंथ अगर मैं आपको लिखवाता तो मैं आपको प्राइम मिनिस्टर लिखवाता महिंद्रा राजापाक्से। मैं आपको प्राइम मिनिस्टर कौन लिखवाता? महिंद्रा राजापाक्से। लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और अब क्या है? नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं श्रीलंका के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है विक्रम, क्या कहते हैं? विक्रम सिंह, विक्रम सिंघा। उनका पूरा नाम क्या है? रानेल, आर ए रानेल विक्रम, विक्रम सिंघा, विक्रम सिंघा, ठीक है, विक्रम सिंघा या सिंघे, जो भी सिंह पढ़ेंगे या जो भी पढ़ लो इसको, ठीक है, रनिल विक्रम सिंघा। ये उनके अब नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, जो महिंद्रा राजापक्से थे, जो कि गोटाबाया राजापक्से के भाई थे। उन्होंने इस्तीफा ले लिया गया है। और अब ये विक्रमा सिंह साहब, जो संघा साहब जो से है, विक्रमा संघा, सॉरी इसको पढ़ेंगे संघा, SINGHE है, लेकिन संघा पढ़ेंगे, विक्रमा संघा। तो विक्रमा संघा साहब जो से हैं वो अब नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं श्रीलंका के। और श्रीलंका आपको पता है एक हॉट टॉपिक है, हमने लास्ट टाइम देखा भी था, इन्होंने गोल्डन वीजा भी दिया था अप्रैल के करंट अफेयर्स के अंदर। तो ये आपका क्या है? श्रीलंका एक हॉट टॉपिक है इसके रिलेटेड। और यूक्रेन, उसके हवाले से कोई भी चीजें पूछी जा सकती हैं, तो ये आपने लाजमी याद रखना। फिर 12 मई के अंदर ही, चलो अगले उस पर लिखवा देता हूँ, 12 मई को एक और इवेंट हुआ है। एक तो अभी फ्रेंड्स ऑफ, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की मीटिंग हुई। दूसरी 12 मई को एक और मीटिंग हुई है। 12 मई को, ये डेट इंपॉर्टेंट है इसलिए डेट भी लिखवा रहा हूँ, 12 मई सेकंड समिट, एक सेकंड समिट हुआ है ऑन ग्लोबल कोविड पेंडेमिक। जो आपका कोविड पेंडेमिक आया है उसके ऊपर सेकंड जो सा है वो इजलास बुलाया गया है कि अब इसके बाद से हमने चीजों को क्या देखना है। 12 मई को बुलाया गया है। कहाँ हुआ है? इसका होस्ट कौन कौन था? ठीक है, वो उसका होस्ट कौन कौन है? उसके जो होस्ट मुल्क थे, उसका जो होस्ट मुल्क थे, USA है, जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी है, बेलीज है, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, और आई थिंक ब्राजील भी। और इसमें क्या है? नहीं, ब्राजील नहीं है, सेनेगाल है, SENEGAL, सेनेगाल। ये 5 मुल्क होस्ट थे। लेकिन इसमें क्या है? वर्चुअल ये थी, वर्चुअल थी। और बाइडेन साहब ने भी इसको, इससे खिताब किया। तो ये 5 मुल्क इसको होस्ट कर रहे थे। और इसके ऊपर उन्होंने डिस्कस किया गया कि पाकिस्तान कह रहा हूँ कि किस तरह से अब इकोनॉमी को कोविड के बाद हमने ठीक करना है। और इसका ये क्या है? ये इसके होस्ट थे। और इसका पहला समिट भी 2021 के अंदर हुआ था। इसका पहला समिट भी हुआ था, वो भी उस वक्त USA ने होस्ट किया था। और वो सितंबर के अंदर 2021 के अंदर हुआ था पहला समिट। और दूसरा समिट अब हुआ है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो इसकी डेट, और दूसरा इसके होस्ट मुल्क, और तीसरा जो है पाकिस्तान की तरफ से किसने शिरकत की? अगेन BBZ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या की, जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है इसके अंदर। सेकंड समिट, जो कि ग्लोबल कोविड के ऊपर जो सेकंड ग्लोबल समिट हुआ है, उसमें पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन किसने की है? पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक लास्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, एक आपके पास कार होती है जिसे कहते हैं SUV कार, SUV कार, स्पोर्ट, सॉरी स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। इसको क्या कहते हैं? स्पोर्ट्स यूटिलिटी
व्हीकल, ठीक है, एसयूवी कार। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान एक्सपोर्टेड फर्स्ट एसयूवी कार। पाकिस्तान ने पहली दफा एक एसयूवी कार जो सी है उसको क्या किया, एक्सपोर्ट किया है। पाकिस्तान ने पहली दफा अपनी जिंदगी में पहली कार एक्सपोर्ट की है। हम हमेशा इंपोर्ट करते थे। एसयूवी मोटर, आप सॉरी मास्टर मोटर्स आपकी एक कंपनी है, उन्होंने इसको एक्सपोर्ट किया है। और ये और वो गाड़ी जो सी है उसका नाम भी आपको आना चाहिए, जिनको गाड़ियों का शौक है उनको पता होगा, उसका नाम है चांगान ओशान, पता नहीं यही इसको पढ़ा जाता है, X11 सॉरी X7। ये गाड़ी है जो कि पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की है। और चीज याद रखिएगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट मैंने नाम लिखवाया है क्योंकि ये पूरी दुनिया में, एक चाइना ने अभी तक ये गाड़ी बनाई है और दूसरा पाकिस्तान ने ये गाड़ी बनाई। दोबारा बता देता हूं कि गाड़ी जो पाकिस्तान ने ये एक्सपोर्ट की है पहली, वो क्या की है, ये गाड़ी एक्सपोर्ट की है, ठीक है, मास्टर मोटर्स वालों ने बनाई है। और ये गाड़ी अभी तक एक चाइना बना चुका है और दूसरा पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके अलावा कोई नहीं। तो और ये चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसी जो इसमें एक्सेप्शन आ जाए तो वो लाजमी पूछी जाती है। और पाकिस्तान ने ये जो एक्सपोर्ट की है ये किस पॉलिसी के तहत की है, उसका नाम है AIDEP पॉलिसी। 2021 से 2026 तक की ये पॉलिसी है, AIDEP पॉलिसी। इसको लिख लो और मैं इसकी एब्रीविएशन बता दूंगा और आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगा, आप लोगों ने लिख लेना। AIDEP पॉलिसी कितने 5 साल पॉलिसी है, एक तो ये याद रखें 5 ईयर, 21 से 26 तक। मतलब क्या है AIDEP का, ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। रिपीट कर रहा हूं, ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2021 से 26 तक, AIDEP, ठीक है। तो इसके तहत पाकिस्तान ने अपनी पहली एसयूवी कार जो है उसको क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट, क्या कहते हैं, एक अचीवमेंट है पाकिस्तान की, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद अगर हम बात करें 12 मई ये बस इंटरनेशनल जो है नर्स डे, जो आपके नर्सिस होती हैं, ये नर्सिस डे के तौर पे मनाया जाता है, नर्स डे, इंटरनेशनल नर्स डे के तौर पे 12 मई जो है वो आपका मनाया जाता है। उसके बाद जो है 13 मई जो कि कल की डेट है, उसमें आपको पता है सबसे बड़ा एक इवेंट क्या हुआ है, UAE के जो प्रेसिडेंट हैं, UAE के प्रेसिडेंट, ठीक है, उनकी डेथ हो गई है। कितने साल की उम्र में उनकी डेथ हुई है जी, 73 साल की उनकी एज थी, ठीक है। उनकी क्या थी, 73 ईयर्स उनकी एज थी। और उनका नाम क्या था, शेख खलीफा बिन जैद। उनका क्या नाम था, शेख खलीफा बिन जायद बिन अल-नहयान, ठीक है, अल-अहयान, खलीफा बिन जैद अल-अहयान, ठीक है, सॉरी अल-अहयान कह रहा हूँ, अल-नहयान, NAHYAN, नहयान। तो बस खलीफा बिन जैद याद रख लो, 73 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई है। और उसके बाद जो सा है, उसके बाद जो सा इनके भाई जो कि क्राउन प्रिंस भी थे, ये आज की खबर है, अभी जो सा है मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो इनके जो भाई हैं उनका नाम है MBG, जो कहलाए जाते हैं मोहम्मद बिन जैद। वो अब क्या है, वो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ UAE का उन्होंने आज क्या है वो मुंतखब हो गए, न्यू प्रेसिडेंट। अब कौन है, उनके भाई, जिनको न्यू प्रेसिडेंट अब UAE के कौन बने हैं ये, और इनको MBZ भी कहा जाता है। एक है MBS मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरेबिया में बैठे हैं, ये है MBZ मोहम्मद बिन जैद, ठीक है। ये भी यंग से हैं, अभी जो से हैं पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर गए थे अभी आज कल, बल्कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कल दोबारा जा रहे हैं। ये जो खलीफा जैद साहब जो से हैं, ये इनकी जो डेथ हुई है उसकी कंडोलेंस के लिए जा रहे हैं कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। तो ये इंपॉर्टेंट है, वहां दोबारा ये मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात होगी। तो पहले ये कहते क्राउन प्रिंस थे, अब जो से हैं वहां के शेख और वहां के प्रेसिडेंट UAE के ये बन गए, ठीक हो गया। प्रेसिडेंट वहां UAE जोन सा है, UAE के अंदर एक जिसे क्या कहते हैं, एक नाम नेहाद जोन सा इलेक्शन भी होता है, नाम नेहाद इलेक्शन होता है। सारी पावर्स जोन सी हैं वो क्या है, वो प्रेसिडेंट भी होता है और वो उसको आप बादशाह भी कह सकते हो, लेकिन वहां क्या है, नाम नेहाद थोड़ा सा एक इलेक्शन भी होता है, तो वहां ये प्रेसिडेंट ही कहलाया जाता है। उसके बाद इसी डेट के अंदर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बॉक्सर है पाकिस्तानी जो कि ब्रिटिश UK के अंदर रहते हैं, आमिर खान, आपने नाम सुना होगा आमिर खान। तो इनका एक दफा पहले भी पूछा गया था कि ये बाय प्रोफेशन क्या है, बॉक्सर हैं। तो ये क्या है, बाय बॉक्सर, और इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। ये क्या है, बॉक्सर हैं, तो इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया आमिर खान ने। पाकिस्तानी नायाब जिन्हें कहा जाता है,
बरतानिया की तरफ से जो सा ये बॉक्सिंग करते हैं, लेकिन बाय ओरिजिन इनका ओरिजिन क्या है, पाकिस्तान। उसके बाद हमारे पास लास्ट टाइम मैंने आपको लिखवाई थी एक चीज, शायद आप लोग अब भूल गए होंगे, रेमिटेंसेस। मार्च की मैंने लिखवाई थी और मैंने कहा था कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस जो सी हैं वो अप्रैल 2022 के अंदर आई। तो वो फिगर जो सी अब आप भूल जाओ, उसको आप बेशक भूल जाओ। अब अप्रैल के अंदर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो सी रेमिटेंसेस आई हैं, और वो कितनी आई हैं, 3.12 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान की तारीख में एक महीने के अंदर सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस जो सी है वो किस महीने में आई हैं, अप्रैल 2022 के अंदर। तो ये आप लोगों ने, जो मैंने मार्च में आपको आई थिंक 2.8 लिखवाई थी, ठीक है, 2.8 बिलियन डॉलर्स जो सी वो लिखवाई थी। तो आपने अब क्या याद रखनी है, आपने मार्च याद नहीं रखनी, आपने सॉरी क्या कहते हैं मार्च, हाँ बिल्कुल मार्च वाली याद नहीं रखनी, अप्रैल वाली याद रखनी है। और वो क्या है, वो आपके पास 3.12 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो आपके रेमिटेंसेस, आपके जो बाहर के मुल्क में ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने एक महीने में पाकिस्तान में भेजे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट है आज का दिन, वैसे आज का दिन से पहले चलो एक सिंपल सी चीज़ है बस लास्ट, उसके बाद आप लोगों का लेक्चर भी खत्म हो जाएगा और हमारी चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी। वो ये है कि आज के न्यूज़ पढ़ रहा था तो आप लोगों का रिपीट हो जाएगा ये चीज़ें। CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये आज के भी न्यूज़पेपर पढ़ा था तो उसमें आया हुआ था, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 153 के तहत जोन सी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जोन सी ये बनाई गई है। 1973 के आइन के बाद 1973 के अंदर ये बनाई गई थी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इसका फंक्शन क्या था, इसका फंक्शन ये था कि पावर शेयरिंग फार्मूला तय किया जाए फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान और सूबों के दरमियान कि किस तरह से पैसे जाने हैं, किस तरह से चीजें होनी है, बिजली किसको कितनी मिलनी है, ये सारी चीजें जो सी CCI के अंदर ये तय होनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट ये क्यों लिखवा रहा हूँ कि आज जो है सदर साहब ने, क्योंकि वजीर आजम चेंज हुआ है, हुकूमत चेंज हुई है, तो ये जो है इसको नया रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इसको क्या किया गया, रिकॉन्स्टिट्यूट, इसको दोबारा इसके बनाया गया है। तो उसमें क्या होता है, इसमें टोटल कितने लोग होते हैं, एक तो याद रखें इसके अंदर जो है टोटल 8 मेंबर्स होते हैं। 8 मेंबर्स किस तरह होते हैं दोबारा बता देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 CMs होते हैं, चारों प्रोविंसेस के क्या होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो 5 हो गए। उसके बाद 3 फेडरल मिनिस्टर होते हैं आपके, 3 क्या होते हैं, फेडरल मिनिस्टर होते हैं। तो इस तरह जो है ये इस तरह से ये होती है। तो अभी चेयरमैन इसको कौन होगा, शहबाज शरीफ साहब, चारों चीफ मिनिस्टर्स होंगे आपके सूबों के, और 3 फेडरल मिनिस्टर होते हैं जिनको रिकमेंड करता है कौन, आपका प्राइम मिनिस्टर। तो जो इस दफा इसके लिए रिकमेंड हुए हैं, एक आपके एहसन इकबाल हैं जो कि प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, उसके बाद आपके कॉमर्स के मिनिस्टर हैं नवीद कमर साहब, और उसके बाद आपके साद रफीक हुए हैं जो कि रेलवे के और एविएशन के हैं। तो साद रफीक, एहसन इकबाल और नवीद कमर, ये 3 जोन से हैं CCI में बैठेंगे। और यहाँ एक चीज याद रखिएगा, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 153 के तहत ये बनी है, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि मिनिमम 90 दिन के अंदर इसको एक दफा लाजमी इसको मिलना है। एक दफा इस कौंसल को क्या है, एक दफा 90 दिन के अंदर लाजमी मिलना है। और ये सवाल भी पूछा गया है कि कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कितने दिन के बाद, कितने दिन के अंदर अंदर लाजमी एक दफा मिलना है, 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन, 120 दिन, 90 दिन। तो 90 दिन के अंदर आइन में लिखा हुआ है कि इसको एक दफा लाजमी मिलना है। ये बैठ के जो सूबों के और फेडरल के आपस में मसाइल है उनको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये आज ये क्या कहते हैं, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो ये मैंने अभी पढ़ा था, मैंने कहा चले आप लोगों का साथ ये रिवाइज हो जाए। और आज के दिन ही 2 चीजें, एक तो आज क्या है, आज का दिन है 14 मई। तो 14 मई को एक तो क्या हुआ था, ये भी रिपीट हो जाएगा, 14 मई 2006 को COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था लंदन के अंदर, बेनजीर भुट्टो के दरमियान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था आज के दिन। तो ये इसको कितने दिन हो, कितना अरसा हो गया, 4 साल और 10 और 2 16 साल हो गए। आज के दिन ही हुआ था 14 मई को। तो ये जोन सा है, ये भी आज मैं भी देख रहा था। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जोन सा है वो 2006 14 मई आज के दिन के अंदर ही ये क्या साइन हुआ था। फिर आज के दिन एक और पाकिस्तान की एक फीमेल, पाकिस्तान की पहली क्या कहते हैं कमर्शियल पाकिस्तान की पायलट है, उनका नाम था शुक्रिया खानम, उनकी भी आज बरसी है। तो ये भी आज मैंने देख रहा था, शुक्रिया खानम, इनके बारे में जनरल नॉलेज में सवाल पूछा जाता है। तो शुक्रिया खानम कौन है, फर्स्ट पायलट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की फर्स्ट कमर्शियल पायलट, ठीक है, फर्स्ट पायलट ऑफ पाकिस्तान, कमर्शियल पायलट, ये जो आपकी PIA वगैरह है, तो उनके जो है पाकिस्तान की पहली पायलट का क्या नाम था, फीमेल का उनका नाम था शुक्रिया खानम। और उनकी क्या है आज, वो है उनकी आज बरसी थी, तो जिसकी वजह से इनके ऊपर आर्टिकल आया हुआ था। तो ये भी एक चीज जो रिपीट होगी कि शुक्रिया खानम कौन है, पाकिस्तान की पहली पायलट है, कमर्शियल पायलट,
इसके बाद वो क्या कहते हैं आपके जो फाइटर पायलट होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, वो आप सब लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा कि जो आपके फाइटर पायलट होते हैं उनमें पाकिस्तान की पहली फीमेल कौन थी? आयशा फारूक। उनका क्या नाम था? आयशा फारूक। वो पाकिस्तान की पहली, जिसको कहा जाता है कॉम्बैट फाइटर, कॉम्बैट फाइटर, ठीक है, जो फाइटर आपके जो लड़ाका तैयारे होते हैं, तो वो कौन थी? आयशा फारूक साहिबा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है जो पीएफ पाकिस्तान एयरफोर्स है, 2006 के अंदर उन्होंने पहली दफा औरतों को भर्ती करना शुरू किया था। तो ये भी सवाल पूछा जाए कि पाकिस्तान में एयरफोर्स ने सबसे पहले औरतों को कब भर्ती करना शुरू किया था? इस 2006 के अंदर 2006 के अंदर जो है भर्ती करना शुरू किया था। तो तब ये जो आयशा फारूक साहिबा हैं, ये पाकिस्तान की पहली कॉम्बैट लड़ाका तैयारे की जो है वो क्या बनी थी? वो पायलट बनी थी। इसी तरह एक और भी इसी के रिलेटेड मेरे जहन में सवाल आ रहा है, उसका क्या नाम था? लड़की का नाम मरियम। मरियम, पूरा नाम उसका देख रहे हैं ना, मरियम क्या था? आई थिंक, अब मुझे कंफर्म नहीं है, पूरा नाम नहीं है, मरियम आता था, मरियम, मरियम, हाँ, कुछ आगे देख लेना। तो मरियम के पाकिस्तान की पहली जो है फीमेल शहीद पायलट है, वो पहली पायलट है जो कि शहीद हुई थी, ठीक है। तो वो भी आपकी एक कम्बैट फाइटर थी, ठीक है। मरियम मुख्तार, हाँ, उनका नाम है पूरा मरियम मुख्तार, मरियम मुख्तार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो मरियम मुख्तार साहिबा जौनसी हैं वो पाकिस्तान की, वो भी पहली शहीद फीमेल फाइटर हैं। और आयशा सदीक जौनसी हैं वो क्या है, सॉरी, आयशा फारूक, वो क्या है? पाकिस्तान की पहली वैसे कम्बैट फाइटर, ठीक हो गया। यहाँ तक जो है आज के दिन आपके जो है हाफ मई के जो करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट हो गए। बाकी जो आपके हाफ होंगे वो इंशाल्लाह, क्योंकि अभी देखें, वरना अगर हम पूरे मंथ के एंड में करें तो फिर हमें 2-2.5 घंटे या 2 लेक्चर करने पड़ते हैं। अब ये है कि अभी आपको ताज़ा ताज़ा चीज़ें याद हो गई, फिर जब मई का नेक्स्ट आगे आएंगे तो उसमें हमारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी, और तब तक आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा सेंस भी अच्छी इसकी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। 3 जो फेडरल मिनिस्टर हैं, एक प्लानिंग के मिनिस्टर हैं आपके एहसन इकबाल साहब, प्लानिंग के मिनिस्टर। फिर आपके कॉमर्स के मिनिस्टर हैं नवीद कमर साहब। और तीसरा जो सा है वो आपका क्या नाम है उनका? तीसरे का नाम है आपका साद रफीक, जो कि एविएशन के और रेलवे के मिनिस्टर, ठीक हो गया। ये जो से आपके यहाँ तक जो से वो क्या थे? करंट अफेयर्स थे। और उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कुछ ना कुछ चीजें जो सी हैं वो समझ आई होंगी। क्लियर है यहाँ तक चीजें? ठीक है जी।